नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमने ना कल स्टार्ट किया था आपके ना सेकंड ग्रेड है ना, जो न्यू वैकेंसी आपके ना 2025-26 उसके लिए स्टार्ट किया अपन ने ना सेकंड ग्रेड न्यू वैकेंसी 2025-26, जिसकी एग्जाम 26 में होनी है ना। आपकी वैकेंसी तो अभी आ गई है ना। उसके लिए कल मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था आपके लिए ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का ही है ना। और उसमें मेनली अपन ने केमिस्ट्री वाला पोर्शन था उसको देखा था ना। तो आज से आपकी है ना बिल्कुल नॉन स्टॉप है ना केमिस्ट्री चलेगी आपकी है ना। तीनों ही मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है ना। इसके अलावा भी एक है ना फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए है ना, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए है ना, उसको भी स्टार्ट करेंगे अपन है ना। एक लेवल असिस्टेंट बैच चल ही रहा है। और क्लास अच्छी लगे आपको ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। बिल्कुल आपको निःशुल्क क्लासें दी जाएंगी सारी है ना। पीडीएफ वगैरह सब कुछ है ना टेलीग्राम चैनल पर आपको है अवेलेबल करवाई जाएगी। हमारा है ना टेलीग्राम चैनल है, वो भी यही सूर्य कंपटीशन क्लासेज है ना। आपको रेगुलर जैसे है ना ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं ना, हाँ ऐसे ही ऐसे नहीं आपको ना भाई। शुरुआती दौर में तो ऐसे है ना, कोई हर कोई है ना, नई नई कंपनी आती है और कोई आता है ना, हाँ वो थोड़े बहुत है ना प्रलोभन देता है और उसके बाद में ना मतलब फिर ऐसे ही करने लग जाता है ना। तो अपन बिल्कुल आपको ना जो कमिटमेंट आज कर रहे हैं ना, हाँ वही कमिटमेंट पूरे साल रहेगा ना एग्जाम तक आपके ना। बिल्कुल आपको अपने आप ना धीरे धीरे ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा ना कि हाँ भाई सर की बातों में कितनी सच्चाई है ना। बिल्कुल आपको अच्छा है ना कंटेंट देंगे, बिल्कुल है ना एकदम प्योर। ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपके ना जितने भी सवाल आएंगे आपके ना, ये पहले 50 आते थे ना, अब मान लो 45 मान लो है ना, इतना ही होगा फर्क। तो 45 सवाल है वो आपके बिल्कुल है ना एकदम अच्छे से हो जाए, 45-50 जो भी आएंगे ना। और एक आपके टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है ना, उसको मैं ही कराऊंगा आपको ना। तो आपके दो पोर्शन हो गए, टीचिंग मेथड और एक आपके ये केमिस्ट्री वाला ना, जिसमें आपके ना 50 क्वेश्चन उनको माने, 20 उसके ना इसके टीचिंग मेथड के ना, 70 क्वेश्चन हो गए 150 में से, यानी लगभग आधा पोर्शन ही हो गया ना। इसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ना। ठीक है। तो चलिए देखो, आज अपन ना बगैर देरी किए हुए है ना और क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो केमिस्ट्री में ना बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इसलिए आती है। केमिस्ट्री क्या ना, किसी भी सब्जेक्ट में देख लो आप ना, फिजिक्स देखो आप, मैथ देखो ना, आप बायोलॉजी देखो आप ना, या आप हिंदी देख लो, इंग्लिश, कोई सा ही सब्जेक्ट ले लो, सारे सब्जेक्ट अपने आप में ना मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं ना सारे सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट कम नहीं है ना किसी से। बस वो सब्जेक्ट हमको कब आएगा, जब हमको है ना उसके बेसिक्स आएंगे है ना। अगर किसी भी सब्जेक्ट के है ना हमारे बेसिक अच्छे हैं ना, बेसिक कंसेप्ट, तो है ना सब्जेक्ट कोई सा हुआ ना उसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं ना, मतलब अच्छा उसमें है ना प्रदर्शन कर सकते हैं ना, महारत हासिल भी कर सकते हैं ना भाई, स्पेशली सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो ना। और एक आपका ना थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो ना। कई बार बच्चे क्या है ना केमिस्ट्री में थोड़ा सा ना, केमिस्ट्री में उनको डर लगता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है ना। कौन सी केमिस्ट्री से? ऑर्गेनिक से। पर देखो इसमें ना सेकंड ग्रेड में एक का ना बढ़िया काम कर रखा है, मतलब है ना बढ़िया। तो क्या है, अरे रिएक्शंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है ना। रिएक्शंस को थोड़ा सा देखो ना याद करना होता है, रिएक्शंस को ना बार बार प्रैक्टिस मांगती है ना। तो ऑर्गेनिक ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है ना। तो आपकी जो 12वीं क्लास के है ना चैप्टर है आपके ना, रिएक्शंस वाले 4 चैप्टर है ना, 12वीं क्लास में उनसे सवाल ज्यादा आते हैं, पर आपके इसमें से हटा रखा है ना। ये आपके लिए बढ़िया फायदा है ना। इसमें तो केवल 11वीं क्लास की है ना आपकी केमिस्ट्री है ना ऑर्गेनिक, वो दे रखी है आपके ना। अब केमिस्ट्री है ना ऑर्गेनिक वाली है, दो जगह दे रखी है आपके ना। एक तो 11वीं क्लास में दे रखी है, जिसको मैंने कहा था कल जीओसी वाले चैप्टर के नाम से ना। वैसे आप जो 11वीं क्लास में पढ़ते हो वो तो ऐसे है, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें, इस नाम से है वो चैप्टर ना। और अपन किस नाम से पढ़ेंगे इसको? जीओसी के नाम से। और एक हाइड्रोकार्बन वाला है जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्केन और बेंजीन है आपके ना। और एक आपके ना फिर इसी को ये जीओसी वाले को एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे डाल रखा है ना, जिसमें आपने कभी पढ़ा हो प्रेरणिक प्रभाव, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं ना। अपन दोनों यहाँ ना लैंग्वेज लेके चलेंगे ना, यानी टर्मिनोलॉजी वगैरह वो इंग्लिश में लिखवा दूंगा मैं ना, और कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा ना हिंदी है ना, दोनों को मिक्सअप कर लेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखें, उनको भी दिक्कत नहीं आया ना। और हिंदी मीडियम वालों को तो आएगी नहीं बिल्कुल है ना। अरे वैसे अपन है ना हिंदी बैकग्राउंड तो अपना है ही वैसे है ना। हाँ, पर आगे जाकर एमएससी वगैरह करते हैं ना, हाँ उसमें इंग्लिश भी चलती है। तो अपन को दोनों ही ना बाइलिंगुअल है अपना ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको जो भी है ना डाउट आए, कुछ भी आए, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिए ना। आपको ना बाद में तो एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना लेंगे ना आपका, तो फिर उसमें ना आप डाल दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना मैं उसका रिप्लाई आपको बिल्कुल दूंगा ना। रिप्लाई का वहां देख लूंगा मैं ना, वहां रिप्लाई भी कर दूंगा, और यहाँ ना उस चीज को अपना ना डिस्कशन भी कर लिया करेंगे ना, तो सब बच्चों को फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अपन बगैर देरी किए हुए ना आज क्लास को स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रेड के लिए ना, साइंस, स्पेशली साइंस है ना, सेकंड ग्रेड स्पेशली साइंस। तो देखिए बगैर देरी किए हुए अपन है ना स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा ना आपके जानकारी सबको फायदा हुआ ना, तो हमको तो फायदा हो ही है ना। अरे देखो ज्ञान दुनिया में एक ऐसी चीज है ना
और सारे धन है ना, और कोई सी चीज ले लो सारे घटते हैं ना, जितना है ना खर्च करते हैं उतना घटते हैं। बस ज्ञान ही एक ऐसी चीज है ना जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ना भाई आपको अच्छा लगे कि अरे है ना अपन तो अपन ही है ना पढ़ लेते हैं, बाकी औरों को बता क्या करेंगे पढ़ा ना। अरे उनको बताओगे तो उनको फायदा होगा ना, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कभी है ना, कि आप उनसे करोगे है ना, वो आपसे करोगे, तो डिस्कशन से चीजें ज्यादा क्लियर होती है ना। ठीक है ना, खुद के पढ़ने के बजाय ना, तो खुद तो पढ़ें और कभी है ना ऐसे डिस्कशन भी करें, तो केवल है ना अपन को काम की बातें करनी है ना, फालतू की बातें नहीं है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए है ना सभी का एक बार फिर से स्वागत है ना हमारे सूर्य कंपटीशन क्लासेज में ना। और अपन आज ऑर्गेनिक का है ना शुभारंभ कर देते हैं ना। कल से वैसे तो अपन ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था ना, तो देखिए मैं इस चैप्टर का नाम लिख रहा हूं आपको ना जीओसी। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। ये लीजिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, और इसमें भी हमको क्या पढ़ना है पहले, जीओसी। जी ओ सी, जीओसी का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये लीजिए। हाँ जी, और आपको याद हो ना, तो मैंने क्या कहा था आपको कल ना सिलेबस डिस्कशन किया था ना, कि जो टॉपिक 11th क्लास में है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है ना, ग्रेजुएशन का मतलब बीएससी लेवल पे है ना, उन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे पढ़ा ऐसे नहीं कि कई टीचर ऐसे पढ़ा देते पहले ना सीनियर सेकेंडरी का पढ़ा लिया फिर ग्रेजुएशन का। अरे उससे फायदा क्या है, अपन को ना उस टॉपिक को 11th से लेंगे और ग्रेजुएशन में भी है तो 11th से लेके और ग्रेजुएशन तक चलेंगे ना। ऐसे 12th में कोई टॉपिक है उसको 12th से उठाएंगे और ग्रेजुएशन लेवल तक कंप्लीट है ना, एक साथ पढ़ेंगे ना, ऐसे अलग अलग नहीं है ना, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे ना। तो देखिए बगैर देरी किया ना अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले है ना एक साइंटिस्ट आया था ना, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा ना, बॉहलर नाम का साइंटिस्ट है ना। कौन? बॉहलर। और उसने क्या किया था, सबसे पहला एक कार्बनिक यौगिक का ना प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित किया था ना। इससे पहले लोगों की क्या मान्यता थी ना, और साइंटिस्ट वगैरह थे उनकी, कि भाई जो कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका संश्लेषण हम प्रयोगशाला के अंदर नहीं कर सकते ना। यानी वो केवल जीवों के अंदर ही वो शक्ति होती है ना कि वो प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, संश्लेषित, यानी उनको लैब के अंदर यानी प्रयोगशाला के अंदर हम नहीं बना सकते ना। तो फिर एक बॉलर नाम का साइंटिस्ट आया और उसने क्या किया कि यूरिया को प्रयोगशाला के अंदर बना दिया ना। और यूरिया क्या था, कार्बनिक यौगिक था ना। तो उसने क्या कर दिया, जो पहले से ये सिद्धांत चल रहा था ना, जिसको जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, कि जीवों के अंदर ये शक्ति पाई जाती है कि वो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं ना, तो उसका इसने क्या कर दिया, खंडन कर दिया ना। उसका क्या कर दिया इसने, खंडन। तो क्या कह सकते हैं अपन कि यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था ना, जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया गया था, एफ बॉहलर के द्वारा ना। तो देखिए, और इस विधि का नाम क्या है, बॉहलर विधि है ना। कौन सी विधि, बॉहलर। तो देखिए हाँ जी, तो क्या लिखेंगे अपन, यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था, कार्बनिक यौगिक था। पहला कार्बनिक यौगिक था ना, पहला कार्बनिक यौगिक था जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में यानी लैब के अंदर ना, प्रयोगशाला में एफ बॉहलर द्वारा किया गया ना, एफ बॉहलर द्वारा किया गया।
किया गया। और इस विधि का नाम क्या है? बॉयलर विधि है ना। कौन सी विधि? बॉयलर विधि, इसलिए नाम क्या हो गया? बॉयलर विधि। देखिए इसने क्या किया था प्रयोगशाला के अंदर, हाँ जी, इसने क्या किया, एक तो लिया इसने है ना, ये लिया KCNO, KCNO जिसको पोटेशियम साइनेट बोलते हैं ना। कौन सा साइनेट? पोटेशियम साइनेट है ना। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी इसने? अमोनियम सल्फेट से। किससे? अमोनियम सल्फेट से। NH4 का हॉल्टवाइस SO4 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम सल्फेट। तो इससे क्या बना? इससे बना, देखो क्या, इससे बना NH4CNO, NH4CNO, यानी पोटेशियम साइनेट की अभिक्रिया किससे करवा दी? अमोनियम सल्फेट से। इसको क्या मिला? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट NH4CNO को बोलते हैं अमोनियम साइनेट है ना। और वो क्या था? पोटेशियम साइनेट। के था तो पोटेशियम है ना, और NH4 को क्या बोलते हैं? हम अमोनियम आयन बोलते हैं ना। तो ये अमोनियम साइनेट हो गया ना। और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा देखो K2SO4, K2SO4। तो देखिए मैं इसको ना डबल कर दूं, इसको ना, ठीक है ना, इसको डबल करेंगे तो K2SO4। और देखिए ये डबल है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके? डबल। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें ना तो इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये क्या बना देखो आप, ये है आपके पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम पोटेशियम साइनेट है ना, पोटेशियम पोटेशियम साइनेट। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? अमोनियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट से इसकी रिएक्शन करवा दिया ना, तो क्या बना? अमोनियम साइनेट बना ना। इसका नाम क्या है बच्चों? अमोनियम साइनेट। ये लो अमोनियम साइनेट, ये लीजिए। और ये तो आपको पता ही पोटेशियम सल्फेट हो गया ना, पोटेशियम सल्फेट, ये बन गया ना। अब इसने क्या किया, जो ये आपके अमोनियम साइनेट था ना, ये वाला अमोनियम साइनेट, इसको गर्म किया ना, तो गर्म करते ये रीअरेंज हो गया ना, पुनर्व्यवस्थित हो गया ना। और इसने क्या दे दिया? यूरिया। तो हम एक है ना, एक रिएक्शंस का टाइप पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी पुनर्विन्यास अभिक्रिया ना। तो ये है ना पुनर्विन्यासित हो गया ना। अरे पुनर्विन्यासित का मतलब वापस से अरेंज होना ना। पहले जो अरेंजमेंट था आपने, अरे कोई चीज व्यवस्थित किया, मान लो कोई रूम व्यवस्थित किया आपने ना, तो फिर आपको लगा कि ना ये चीज यहाँ पे सही नहीं है ना, तो आपने वापस से क्या कर दिया उसको, है ना, कि ये यहाँ अच्छी लगेगी उसको वहां रख दिया, ये वाली यहाँ अच्छी लगेगी तो उसको वहां रख दिया। तो आपने कमरे को वापस से क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया ना। तो ऐसे ही इसने भी रीअरेंज होकर क्या दे दिया? यूरिया। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से कि ये जो NH4CNO है, अमोनियम साइनेट, इसको जैसे ही हीट किया, क्या किया? हीट। तो देखिए इसने क्या दिया, सुनिए आप, जैसे इसको हीट करेंगे ना, तो ये हीटिंग साइन है ना, ये त्रिभुज के जैसा, ये तो सभी जानते हैं ना, छोटी क्लासों से है ना, ये हीटिंग साइन है ना। तो जैसे इसको हीट किया तो ये क्या हो गया? अरे ये पुनर्विन्यासित हो गया बच्चों ना। क्या हो गया? ये पुनर्विन्यासित। और पुनर्विन्यासित होके है ना, रीअरेंज होके इसने क्या दे दिया? अरे इसने दे दिया ये NH2CO और आगे NH2, NH2CO NH2। और ये NH2CO NH2 इसी का नाम क्या है बच्चों? अरे इसी का ही नाम है आपके यूरिया ना। इसी का ही नाम क्या है? यूरिया। तो देखिए आपसे ऐसे पूछ लेना, क्वेश्चन दे दे फिजिकल केमिस्ट्री में ना, यूरिया से रिलेटेड कोई सवाल, तो फिर आपको ना उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। NH2CO, NH2 को क्या बोलते हैं हम? यूरिया बोलते हैं ना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करें आप, तो ये आ जाएगा आपकी 60 है ना। वो कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे ना बाद में ना, ठीक है, जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। अब ऑर्गेनिक में आपको एक समस्या यही आएगा ना कि इनकी ना जितने भी कंपाउंड वगैरह, उनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए अच्छे से ना। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं आती है ऑर्गेनिक में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब स्ट्रक्चर याद कब होगी सर? तो स्ट्रक्चर याद तब होगी सर, है ना, कब?
कि तब आप उसको ना रफ में प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे। जैसे यूरिया है ना, अब पहली बार बनाते हैं ना, अरे पहली बार तो मान लो कोई टीचर ही बना रहा है ना, पहली बार पढ़ा रहा मान लो, तो उसको ना अरे उसको ही नहीं आएगा ना। अब इसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मान लो आपने एक दिन बनाया, फिर दूसरे दिन बनाया आपने ना, तीसरे दिन बनाया, चौथे दिन बनाया, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा। फिर मान लो आपने गैप दे दिया, आप भूल जाओगे ना, फिर आपने मान लो 15 दिन बाद फिर से देखा एक बार, याद हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते ये क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप जब पूरे साल भर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, तो फिर आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा ना। देखो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है ना, आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे है ना, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना। शॉर्ट टर्म का मतलब अरे कोई चीज रट ली, आज रटा, 2-4 दिन याद रही, भूल गए, वो क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना, लंबे समय तक याद रहेगा। तो लंबे समय तक याद कब रहेगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी, है ना। और कोई चीज कंफ्यूजन कर रही है आपको, दो चीजें हैं कंफ्यूजन कर रही है ना, तो उनको ना कोई तकड़मबाजी बढ़ा के याद करो ना। अब वो कैसे याद करनी है वो मैं आपको बताता चलूंगा बीच बीच में ना, जैसे जैसे आएगी अपने, है ना, कि भाई इस चीज को ऐसे याद कर सकते हैं अपन। तो आज से ही एक स्ट्रक्चर आ गई आपके पास, है ना, कौन सी, यूरिया, इसको याद रखें ना। ऐसे धीरे धीरे करके ना बहुत सारी स्ट्रक्चर हो जाएंगे ना। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिए ना, ये लीजिए मैं साइड में हो जाता हूं ना। अपन बिल्कुल है ना बेसिक से चल रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए आगे। अब इसके बाद है ना आपके एक टॉपिक दे रखा है ना, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो उसको हम पढ़ लेते हैं ना। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इसको स्टार्ट करते हैं ना। देखिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है ना, ये दो प्रकार से करते हैं अपन ना। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक कार्बन श्रृंखला के आधार पर, और दूसरा करते हैं अपन क्रियात्मक समूह के आधार पर। क्रियात्मक समूह कौन सा उसके अंदर, है ना। तो पहला हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, कार्बन श्रृंखला के आधार पर, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, देखिए कि कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, वर्गीकरण कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, है ना, कितने आधार पर, दो आधार पर, है ना, दो आधार पर, या दो प्रकार से बोल सकते हो आप, है ना, आधार पर किया जाता है ना, किया जाता है। अभी देखिए थोड़ा सा ना ये शुरू में चलेगा हल्का सा, तब तो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद आपके बिल्कुल है ना सब कुछ कंसेप्ट, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपने पढ़ा होगा कभी, है ना, 11th-12th क्लास में। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है ना, बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होती है उनका ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ता क्रम घटता क्रम जिसको बोलते हो आप, है ना। बहुत सारी चीजें आएंगी। एरोमेटिसिटी क्या होती है ना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सारी चीजें आएंगे ना। प्रेरक प्रभाव, है ना, अनुनाद प्रभाव, ये बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे 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 धीरे, है ना। आगे जाके तो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा ना। अभी थोड़ा सा ना शुरू में हल्का सा ना, मतलब आज का लेक्चर मान लो ना ये थोड़ा थ्योरेटिकल है ना। अब थ्योरेटिकल है लेकिन क्वेश्चन तो आ जाता है ना, तो अपन को वो समझना है ना। पहले ये भाई थ्योरी समझ में आएगी तभी तो है ना आगे अपन पढ़ेंगे ना। तो इसलिए किसी को लग रहा है कि सर आपने थ्योरी लिखा दिया ना, थ्योरी थोड़ी बहुत जितनी है ना मस्ट है उतनी लिखानी पड़ेगी ना। हाँ ऐसे नहीं 11-12 में लिखाते हैं ना, ऐसे नहीं है ना, ठीक है ना। तो दो आधार पर किया जाता है ना, किस किस के आधार पर, एक तो देखिए आप कार्बन श्रृंखला के आधार पर, है ना, किसके आधार पर, कार्बन श्रृंखला के आधार पर, है ना, ये लीजिए कार्बन श्रृंखला के आधार पर, आधार पर। और दूसरा है आपके क्रियात्मक समूह के आधार पर, है ना, क्रियात्मक समूह के आधार पर, है ना,
समूह के आधार पर। क्यों, थ्योरी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायक हो गया ना, ये हो गया ना। अब देखिए आगे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं अपन, किसके आधार पर कर रहे हैं बच्चों, पहला वर्गीकरण कर रहे हैं अपन ना, कार्बन श्रृंखला के आधार पर। कार्बन, ये लीजिए फर्स्ट आपका ना जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका कार्बन श्रृंखला के आधार पर। ये लीजिए कार्बन श्रृंखला के आधार पर है ना, कार्बन श्रृंखला के आधार पर, के आधार पर, ये लीजिए कार्बन श्रृंखला के आधार पर। अब सुनिए, अब है ना, मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूं, ना एक चार्ट बनेगा ना, उसको अपन नए पेज से बना लेते हैं ना, ठीक है ना, उसको नए पेज से बना लेते हैं, इसमें फिर लिख लेंगे ना बाद में। देखिए सबसे पहले देखो, कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, ठीक है ना, ये कोई कार्बनिक यौगिक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब देखिए ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना कार्बन श्रृंखला के आधार पर बांट रहे हैं अपन ना, तो दो भागों में बांटते हैं ना, कितने भागों में, दो। दो भाग कौन से हैं सुनिए, दो भाग हैं आपके ना, एक सेकंड, एक मिनट, हाँ जी, देखिए दो भाग कौन से हैं, हाँ जी, देखिए एक तो होता है ना अचक्रीय यौगिक और एक होते हैं चक्रीय यौगिक है ना। ये अचक्रीय वालों को ना, अचक्रीय चक्र नहीं है तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कह देते हैं ना, ओपन चेन कंपाउंड, और वो क्लोज चेन कंपाउंड है ना, या इनको एसाइक्लिक उसको साइक्लिक, हिंदी में कहो तो अचक्रीय और चक्रीय, और खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। तो क्या कह सकते हैं अपन, देखिए एक तो है आपके कौन से, अचक्रीय, अचक्रीय ना, और दूसरे कौन से हैं आपके, चक्रीय। ये लीजिए दूसरे कौन से हैं आपके, चक्रीय, ठीक है ना, हिंदी में। या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खुली श्रृंखला वाले है ना, खुली ओपन चेन है ना, खुली श्रृंखला वाले है ना, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ये लीजिए ये वाले कौन से हैं, चक्रीय, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं हम, बंद श्रृंखला वाले है ना, बंद श्रृंखला वाले यौगिक है ना, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये लीजिए एक खुली श्रृंखला वाले हैं और एक कैसे हैं आपके, बंद श्रृंखला वाले है ना। हाँ जी, आगे देखिए, खुली श्रृंखला वाले हैं ना, इनको फिर दो भागों में बांटते हैं, इनको फिर से है ना, एक संतृप्त है ना, खुली श्रृंखला वाले कैसे, एक तो संतृप्त अचक्रीय यौगिक और दूसरे कैसे हैं, असंतृप्त अचक्रीय यौगिक। तो इनको दो भागों में बांटते हैं ना, दो भाग कौन से हैं सुनिए, हाँ जी, इनको फिर से दो भागों में बांटेंगे ना। देखिए दो भाग कौन से हैं, इनको भी दो भागों में बांटेंगे अपन ना, इनको भी कितने भागों में, दो भागों में ना। देखिए इनके दो भाग कौन से हैं सुनिए अब, हाँ जी, देखिए इसके दो भाग तो हैं, एक तो है आपका संतृप्त, कैसा, संतृप्त ना,
कि संतृप्त अचक्रीय यौगिक है ना, और दूसरा कौन सा है आपके असंतृप्त चक्रीय यौगिक है ना। तो ये तो कौन सा है आपके संतृप्त, और एक कौन सा है आपके असंतृप्त। असंतृप्त। आगे देखिए इधर, इधर एक तो होता है ना चक्रीय में, एक तो है समचक्रीय ना, एक तो कौन सा है आपके समचक्रीय। चक्रीय यौगिकों में एक तो कौन सा है आपके समचक्रीय ना, समचक्रीय, या इन्हीं को हम देखो कार्बोचक्रीय बोल देते हैं ना। समचक्रीय का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, कार्बोचक्रीय। अब क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं आगे ना। और इधर कौन सा आ जाएगा आपके विषम चक्रीय, इधर कौन सा आएगा आपके विषम चक्रीय, इधर कौन सा आएगा आपके विषम चक्रीय ना। एक समचक्रीय है और दूसरा आपका कौन सा है विषम चक्रीय ना। अब देखिए संतृप्त वाले में जो एग्जांपल है ना आपके, वो तो क्या है सुनिए आप, यानी संतृप्त वाले में जो एग्जांपल है आपके वो है आपके, देखिए हाँ जी, संतृप्त वाले में एग्जांपल हो जाएगा आपके ना, एक तो एल्केन आ जाएगा इसमें ना, क्या आ जाएगा बच्चों एल्केन ना, एल्केन। असंतृप्त वाले में क्या आएगा, एक तो एल्कीन आएगा आपके ना। हाँ जी देखो एक तो है ना, अरे ये एग्जाम्पल को आप चाहो तो ऐसे लिख लो EX एग्जाम्पल है ना, मैंने इसको ऐसा लिख दिया इजी है ना। अरे ऐसे ही मान लो नया वर्जन आ गया ना, अब जैसे अरे 4G था, अब 4G का जमाना गया 5G आ गया ना। हाँ ऐसे ही है ना, पहले ऐसा लिखते थे पर अब जो पहले से लिखते आ रहे हैं लिखते आ रहे हैं वो लिख ही रहे हैं ना, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं ना। हाँ तो इजी का मतलब एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया ना। तो आपकी इच्छा आप कोई सा भी लिख लेना, नया लिखें तो ये लिखे ना, वो पुराना चल ही रहा है अपना ना, ठीक है ना। तो किसी के ऐसा होगी सर ने है ना ये क्यों लिखा इजी, इजी क्या होता है, इजी का मतलब एग्जाम्पल है ना। हाँ अब देखिए इसमें एक तो आ जाएगा आपके एल्कीन, तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश चल जाएगी ना, थोड़ी बहुत क्या इंग्लिश आनी चाहिए आपको ना, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। हाँ वैसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डेली बोलो आप है ना, हाँ डेली में तुम्हारी हिंदी भाषा अच्छी है ना, लेकिन हाँ भाई अरे बिजनेस के लिए आपको, व्यापार के लिए आपको ना, हाँ जीवन यापन के लिए आपको ना, धंधे के लिए तो आपको जरूरी है ना इंग्लिश आना, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का आजकल क्रेज भी है ना। हाँ हिंदी को भी भूलना नहीं है अपन को ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, हिंदी हमको अच्छे से आनी चाहिए ना। और अभी तो नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा ना वो भी किया है ना प्रयास कि बच्चे को ना शायद 5वीं तक या हाँ 5वीं तक है ना उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए ना, जिसमें भी हिंदी में है ना, या वो पंजाब का पंजाबी में दे लो ना, कहाँ का है जहाँ का है ना, राजस्थान का राजस्थानी में किसी में दे लो बोलिए ना, इस तरीके की ना सुविधा है उसमें ना। तो एक एल्कीन हो गया, एक क्या है आपका एल्काइन। तो हिंदी से आपको ना लगा होना चाहिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हिंदी को छोड़ो ना, हिंदी हमको अच्छे से आनी चाहिए ना। एक है देखो एल्का डाइइन, एक क्या है आपके एल्का डाइइन। तो एल्का डाइइन क्या होता है ना आगे बात करेंगे ना। और इतना तो देखो आप ना, इतना समझदार तो ही है, आपने 11th कर रखा है, 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो इतना तो आपको पता ही है। देखो एल्का डाइइन का मतलब ऐसा, अरे 2 डबल बॉन्ड आ जाए ऐसे है ना, ऐसे 2 डबल बॉन्ड आ जाए ना कार्बन चेन के अंदर, तो इसको बोलते हैं एल्का डाइइन है ना, एल्का डाइइन। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या ना, और 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए ए डाइइन लगाते हैं ना, तो एल्क में ए जुड़ा तो एल्का और आगे डाइइन हो गया, 2 डबल बॉन्ड है ना। तो इतना तो आपको आता है ना। तो अभी तो अपन इनको लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ना ये सारी चीजें ना पढ़ेंगे अपन ना। आगे देखिए इसका क्लासिफिकेशन देखिए ना, आगे इसका बड़ा है क्लासिफिकेशन है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ना इधर कर देता हूं एक बार, हल्का सा इसको इधर कर लेते हैं अपन ना, फिर इसको वापस एडजस्ट कर देंगे ना, ठीक है ना। फिर से आप है ना अपन इसको एडजस्ट कर देंगे ना। अभी एक बार आप देखिए सुनिए, हाँ जी हाँ जी देखिए, अब इसमें देखिए आप
दोनों के दो दो पार्ट है ना, इसमें से आप चाहो तो एक याद कर लो ना, समचक्रीय वाला कर लो या विषम चक्रीय वाला ना, दोनों का क्लासिफिकेशन एक जैसा ही है ना। देखिए समचक्रीय में क्या होगा, एक तो है आपका एलिसाइक्लिक है ना, एक तो कौन सा है आपका एलिसाइक्लिक है ना, हाँ जी एलिसाइक्लिक साइक्लिक, और दूसरा कौन सा है आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक। इधर भी देखो एक तो एलिसाइक्लिक है आपका ना, एलिसाइक्लिक ये लीजिए, और दूसरा कौन सा है आपका एरोमेटिक, दूसरा कौन सा है बच्चों आपका एरोमेटिक, ये लीजिए, दोनों तरफ सेम ही है ना। आगे देखिए हाँ जी, देखिए एलिसाइक्लिक और दूसरा कौन सा हो गया आपका एरोमेटिक हो गया ना, उधर भी कौन सा है आपके एलिसाइक्लिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा एरोमेटिक है ना, हो गया। अब देखो आप एरोमेटिक को फिर दो भागों में बांट सकते हैं ना, कितने भागों में, दो, दो कौन कौन से हैं देखिए सुनिए, एक मिनट, दो कौन कौन से हैं देखिए आप, ऐसे इसको भी दो भागों में बांटेंगे ना, इस वाले को, हाँ जी देखिए दो भाग कौन से हैं सुनिए, इसका एक तो है बेंजीनॉइड, एक तो कौन सा है आपके बेंजीनॉइड है ना, एक तो है आपके बेंजीनॉइड, कैसा बेंजीनॉइड है ना, और एक कौन सा है आपका नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, एक बेंजीनॉइड है और दूसरा कौन सा है आपका नॉन बेंजीनॉइड है ना, एक बेंजीनॉइड है आपका और दूसरा कौन सा है आपका नॉन बेंजीनॉइड है ना। देखो इसका तो रहने दो ना, उसमें तो बेंजीन रिंग आई नहीं है ना, हाँ उसमें तो है ना दूसरे टाइप के आते हैं, चलो ना इसको हटा देते हैं ना, इसका डायरेक्ट याद रख लेंगे ना अपन। देखिए कैसे सुनिए, हाँ एक बार दोबारा से इसको ना मैं नीचे कर देता हूं ना, एक बार देखिए ना, अब एलिसाइक्लिक हो गया और इसको मैं एक बार नीचे करता हूं ना, हाँ ये लीजिए, बिल्कुल है ना आ रहा होगा सारा, मैं देख लेता हूं एक बार, हल्का सा इसको इधर करता हूं ना, हाँ उधर से आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल है ना, ओके आ रहा है ना। देखिए कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किया था अपन ने ना, किसके आधार पर, कार्बन श्रृंखला के आधार पर, दो भागों में किया, अचक्रीय चक्रीय, या इनको खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं, इनको बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। आगे फिर इसको दो भागों में बांट दिया, संतृप्त और असंतृप्त, और इसकी मैंने यही एग्जांपल लिख दी, संतृप्त का एग्जांपल तो क्या है आपका एल्केन, और असंतृप्त का एग्जांपल क्या है आपका एल्कीन, एल्काइन और एक एल्काडाइइन। और इधर देखो चक्रीय वाले को दो भागों में बांट रहे हैं, समचक्रीय, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है कार्बोचक्रीय, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और उधर विषम चक्रीय। फिर इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक है ना। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, ऐसे ये भी संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं ना, आगे पढ़ेंगे। फिर एरोमेटिक को दो भागों में बांट दिया, एक बेंजीनॉइड और एक दूसरा नॉन बेंजीनॉइड, यानी जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, अरे जिनके अंदर कौन सी रिंग बेंजीन रिंग होती है ना, वो बेंजीनॉइड कहलाते हैं, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है वो नॉन बेंजीनॉइड कहलाते हैं। और ये भी दो प्रकार के एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, ये भी वही संतृप्त असंतृप्त दोनों प्रकार के हैं ना, वो चीजें अपन अंदर लिख लेंगे ना। अभी अपन ने एक जनरल है ना, इसका क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए आगे सुनिए, अपन अब इसको लिखते हैं ना, पहले अचक्रीय यौगिक लिख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के है ना। तो देखिए पीछे वाली स्लाइड पे लिख देते हैं ना, हाँ ये चल रहा था ना। तो क्या लिखेंगे अपन, कार्बन श्रृंखला के आधार पर है ना, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। कार्बन श्रृंखला के आधार पर कितने प्रकार थे बच्चों, 2 प्रकार है ना, एक तो अचक्रीय, दूसरे चक्रीय। तो पहला क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट अचक्रीय यौगिक है ना, अचक्रीय हाँ जी, अचक्रीय यौगिक है ना। हाँ जी, अचक्रीय यौगिक है ना, ये लीजिए। तो अचक्रीय यौगिक जो होते हैं ना, उन्हीं का नाम क्या है, एलिफेटिक यौगिक। कौन से यौगिक, एलिफेटिक यौगिक। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि अचक्रीय यौगिकों को कौन से यौगिक कहा जाता है, एलिफेटिक यौगिक है ना। तो क्या कहेंगे, इन्हें शॉर्ट में लिख लेते हैं ना, एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है ना, एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है ना, क्योंकि इनके कुछ सदस्य थे ना, उनको प्रारंभ में जंतु वसा से प्राप्त किया गया था। इनके कुछ सदस्य थे ना, उनको प्रारंभ में किससे, जंतु वसा से प्राप्त किया गया था ना। तो क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि इनके कुछ सदस्यों को, क्योंकि इनके कुछ सदस्यों को प्रारंभ में जंतु वसा से प्राप्त किया गया था ना, प्राप्त किया गया था ना। अब ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के है ना। तो इन्हें है ना, या ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं ना। ये भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पीछे पढ़ा था देखो अपन ने, ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के है ना। 2 प्रकार कौन से हैं देखो, एक संतृप्त और दूसरा कौन सा है आपका, असंतृप्त। देखिए संतृप्त का मतलब क्या होता है, ये बार बार शब्द आएगा आपके, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक है ना। तो क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें केवल है ना, केवल किसके, कार्बन और कार्बन के बीच में ना क्या पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। यानी यूं कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में उपस्थित सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल, तो वो क्या कहलाएगा, आपके संतृप्त यौगिक है ना। हाँ, कार्बन और किसी अदर परमाणु के बीच में डबल या ट्रिपल हो सकता है ना, ध्यान रखें, कार्बन और किसी अदर परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है आपके ना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल नहीं होगा ना। क्या कहा मैंने, कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल, वो संतृप्त यौगिक कहलाता है ना। और कार्बन और किसी अदर परमाणु, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, इनके साथ तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल नहीं होगा। तो फिर असंतृप्त कौन से होंगे, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ना कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। कम से कम कह रहा हूं ना, ज्यादा तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, कितने भी आ जाए। जैसे अभी अपन ने एल्काडाइन लिखा था, तो कितने 2 डबल बॉन्ड आए थे ना, तो वो कैसा है, असंतृप्त। ठीक है ना। तो ये संतृप्त और असंतृप्त ना आपको याद रखना है ना। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूं यहां से, सुनिए आप, ये 2 प्रकार के हैं ना। अब 2 में देखो ना, इसका फर्स्ट का फर्स्ट लिख दिया मैंने। अब चाहे तो अपन एक ए लिख लेते हैं, एक को बी लिख लेते हैं ना, ये लीजिए। तो एक कौन सा है आपके, संतृप्त, कौन सा है बच्चों, संतृप्त ना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके, असंतृप्त। देखिए एक है संतृप्त यौगिक ना, देखिए संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, सुनिए, संतृप्त यौगिक है ना, हाँ जी। देखिए क्या कहेंगे, यौगिक जिनमें
कार्बन कार्बन के कार्बन कार्बन की मध्य उपस्थित, कार्बन कार्बन की मध्य, कार्बन कार्बन की मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित सारे बंध, सारे बंध एकल हों। सारे बंध कैसे हों? एकल हों। एकल का मतलब सिंगल, ये लीजिए। हाँ जी, एकल का मतलब क्या है सुनिए। हाँ जी, सिंगल है ना, ये लीजिए। एकल है ना, उपस्थित बंध एकल, यानी सिंगल बॉन्ड होगा ना। सारे बॉन्ड कैसे हों? सिंगल। ये लो, एकल हों तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके संतृप्त, है ना। अब आगे में लिख नहीं रहा है ऐसे ना, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं ना। अब इतना हो गया ना, अपन को शॉर्ट में पढ़ना ना सब कुछ। अब देखिए अगला क्या होगा, सुनिए। अगला है आपके, हाँ जी, दूसरा है आपके असंतृप्त, बी। बी क्या है आपके? असंतृप्त यौगिक, है ना, असंतृप्त यौगिक। देखिए असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं ना, जिनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं ना। संतृप्त को सैचुरेटेड, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड, है ना। देखिए, हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? यौगिक जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य न्यूनतम एक, है ना, न्यूनतम एक डबल, है ना, न्यूनतम एक डबल या ट्रिपल, है ना, या तो डबल हो या फिर ट्रिपल, है ना। तो डबल का मतलब द्विबंध और ट्रिपल का मतलब त्रिबंध, है ना। तो डबल, न्यूनतम एक डबल या ट्रिपल, है ना, बंध उपस्थित हो ना, बॉन्ड बंध उपस्थित हो, तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके असंतृप्त यौगिक। कौन से यौगिक? असंतृप्त यौगिक, है ना। अब देखिए मैं कुछ और है ना एक्स्ट्रा चीजें लिखता हूं आपको ना, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं ना। उसके बाद इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, देखिए। हाँ जी, एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, ये थर्ड हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका फर्स्ट हो गया ना। अच्छा, फर्स्ट, फिर सेकंड। अच्छा, इसको ना थोड़ा अपन ने नीचे नहीं किया ना, एक मिनट, इसको सेट कर देते हैं ना, ये लीजिए। हाँ, आ रहा है ना कंप्लीट? यस। और इसमें तो आ ही रहा है ना पीछे, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट देखिए ना, थोड़ा सा वो ना डाउनलोडिंग मांग रहा है ना। एक मिनट, है ना। हाँ जी, अब देखिए,
हाँ जी, देखिए चलिए ब्लैंक पेज कैसे आ गया इसमें, तीसरा पेज ब्लैंक क्या ना, एक मिनट, ये तो आपके दूसरा पेज हो गया ना। अच्छा ये आपके पहला पेज हो गया, पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा पेज कहाँ गया वो। अच्छा ये तीसरा पेज है आपका ना। अच्छा चौथा पेज है ना, ऐड तो हो गया पर है ना, आगे नहीं आ रहा ना। एक मिनट, इसको मैं ना यहाँ से डिलीट कर दूँ ना, इस पेज को, ये ना। चलिए अपना अगला पेज ले लेते हैं काम, है ना, फिर देख देंगे इसको ना। हाँ ये, हाँ ठीक है ना, ये लीजिए। देखिए अब मैं ना एक आपको नोट लिख रहा हूँ ना इसमें, एक क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, नोट, और फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं ना सॉल्व। देखिए नोट क्या है सुनिए, नोट में है आपके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम ऑलिफेनिक बंध बोलते हैं ना। कौन सा बंध, ऑलिफेनिक बंध। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं एसिटिल्निक बंध। कौन सा बंध बच्चों, एसिटिल्निक बंध। कौन सा बंध बोलते हैं, एसिटिल्निक बंध। तो क्या लिखेंगे अपन कि कार्बन कार्बन डबल, है ना, बॉन्ड को या डबल बंध को ऑलिफेनिक बंध। कौन सा, ऑलिफेनिक बंध। जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिल्निक बंध, है ना। कौन सा बंध, एसिटिल्निक, है ना, बंध भी कहते हैं ना, एसिटिल्निक बंध भी कहते हैं, है ना, कहते हैं। ये लीजिए, ये आपका नोट हो गया ना। अब मैं क्वेश्चंस ना देता हूं आपको ना, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे ना, ऐसे पूछ लिया ना। ये लीजिए, निम्न में से संतृप्त यौगिक छांटी, है ना, निम्न में से संतृप्त यौगिक छांटी। कैसे छाटेंगे देखो आप, ये लीजिए, निम्न में से संतृप्त यौगिक छांटी, है ना। देखिए ऑप्शन क्या है सुनिए, ऑप्शन है आपकी फर्स्ट, ये है आपकी हाँ जी, देखिए आपको ना एक ऑप्शन, दूसरा है आपका ना, ऐसे लिख दिया मैंने ना, CH3COOH। और एक ऑप्शन देखिए आप, सी ऑप्शन, ये लीजिए। और एक डी ऑप्शन है आपके ऑल। डी ऑप्शन क्या है आपके, ऑल। ऑल का मतलब सभी, है ना। वहां एक पांचवा ऑप्शन भी आएगा ना, अगर आपको चार ऑप्शन में से कुछ नहीं मिल रहा ना, तो फिर आप पांचवा भरेंगे ना, वहां कंपलसरी है ना। कहा था मैंने कल 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके लिए ना। तो देखिए एक बार आप इसको देखिए ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए इसको। आपको एक चीज तो क्या ध्यान रखनी है, सबसे मस्ट किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, कि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 ही रखनी है। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी रखनी है आपको, 4। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, 5 या 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा ना। तो कार्बन के बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको, 4। अब वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे बनाओ, लेकिन बॉन्ड आपको 4 ही बनाने हैं ना। बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको,
4, यानी कार्बन चतुर्संयोजी होता है, टेट्रावेलेंट। तो देखिए कैसे करोगे सॉल्व। अब ये खोल के लिखना आना चाहिए आपको ना, खोल के लिखना आना चाहिए आपको ना। कार्बन की संयोजकता 4 है, कुछ की आपको संयोजकता याद रखनी है ना। जैसे मान लो HF, चलो मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक मिनट, इधर साइड में लिख दूं मैं ना। आपको ये है ना छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको आती जाएंगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। देखिए एक तो HF है ना, FCl Br और I, यानी एक तरीके से हाइड्रोजन। और ये क्या है, FCl Br I, अरे ये हेलोजन है ना। और आपको पता होगा हेलोजन को हम चाहें तो ना, अरे सारे हेलोजनों को संयुक्त रूप से ऐसे लिख सकते हैं X। हेलोजनों को किससे लिख सकते हैं, X से। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी X लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हेलोजन है ना। अब हेलोजन का मतलब अरे F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I है ना। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सारे सीखेंगे अपन ना। कब क्या लगाएंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगाएंगे, कब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लगाएंगे ना। ठीक है ना। तो अभी तो आपको हेलोजन याद रखना है कि हेलोजन को X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और X का मतलब FCl Br I, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको दो ही तो याद रखने, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हेलोजन। हेलोजन का मतलब F आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए। ये कैसे हैं आपके, अरे ये बच्चों आपके एक संयोजी हैं ना। कैसे हैं, एक संयोजी, यानी ये कैसे हैं आपके एक संयोजी। हाँ कल को है ना, अरे ये ध्यान रखना है इसका, ये X लिखा है मैंने है ना, कहीं ये कर लो कि भाई आगे इसको क्रॉस कर दिया सर ने, भैया ना ये गलत है, गलत नहीं है ना। X का मतलब हेलोजन है ना, X का मतलब हेलोजन। आपको बिल्कुल ना, अरे बेसिक है ना, मतलब सेकेंडरी लेवल के ज्ञान से बिल्कुल आपको ना ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचा देगी बिल्कुल है ना। डोंट वरी है ना केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और अगर आपके पास ऐसा आ जाए, मान लो ऐसा, देखिए जैसे ऑक्सीजन आ जाए ना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है भैया ना। कौन सा बॉन्ड, डबल, यानी ये द्विसंयोजी दो बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन आ जाए आपके पास, तो ये कैसा है आपका त्रिसंयोजी। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से, देखिए, हाँ जी, तो क्या लिखेंगे अपन, ये कैसा है आपका द्विसंयोजी है ना, द्विसंयोजी, यानी ये डबल बॉन्ड बना सकता है भैया ना। और ये कैसा है आपका त्रिसंयोजी, ट्राइवेलेंट। वो बाइवेलेंट है ना, द्विसंयोजी। तो है ना, दो को बाई बोलते हैं ना, डाई बोलते हैं दो को ना, और तीन को ट्राई। तो ये ट्राइवेलेंट है, वो बाइवेलेंट है, वो मोनोवेलेंट है, एक संयोजी। ये सारे, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी एक संयोजी है ना, ये सारे ही है ना। और ऑक्सीजन कैसा है, द्विसंयोजी। नाइट्रोजन कैसा है, त्रिसंयोजी। इसका मतलब जो दो बॉन्ड बनाते हैं, तीन बॉन्ड बनाता है, वो बीच में भी आ सकता है और वो कॉर्नर पे भी आ सकता है। लेकिन जो एक ही बॉन्ड बनाएगा वो कभी बीच में नहीं आएगा, वो हमेशा कहां आएगा, कॉर्नर पे। तो ये हमेशा कहां आएंगे, कॉर्नर पे। तो देखिए आपको इसको खोल के लिखना आता होगा ना, मैं एक को लिख के बता दूं आपको ना, चैन हमेशा कार्बन कार्बन की मिलेगी यहाँ। किसकी, कार्बन कार्बन की। तो देखो ये पहले वाले को मैं खोल के लिख दूं ऐसे, कितने, 3 कार्बन है, 1 2 3। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका मतलब देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3। अब 3 हाइड्रोजन है, तो आप कैसे जोड़ेंगे इसको, अरे सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे ना। अरे हाइड्रोजन तो सिंगल ही बनाएगा ना, अभी लिखा मैंने एक संयोजी। तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो इसकी वैलेंसी 4 होगी क्या, 1 2 3 4। बीच वाले पे कितने, 2, तो 1 और ये 2। और इस वाले पे कितने हैं, 1 2 और ये आपके 3। सबकी वैलेंसी पूरी होगी 4। देखो 1 2 3 4। बीच वाले की देखो 1 2 3 4, और इसकी भी 1 2 3 4। अब ये है ना छोटी मोटी चीजें आपको आती होंगी ना। देखो मैंने कार्बन ऑक्सीजन के बीच देखो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी जो 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड बनाएगा वो कॉर्नर पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा कहां आएगा, कॉर्नर पे, वो बीच में नहीं आ सकता ना। तो देखिए इसमें से संतृप्त कौन सा है, हाँ जी, देखिए संतृप्त कौन सा है। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल है, अपन ने क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल होने चाहिए ना। कार्बन और किसी अदर परमाणु के बीच तो डबल या ट्रिपल हो सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ तो सारे सिंगल है इसमें। यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच तो सिंगल ही दिख रहा है। हाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल है, तो ये तो अपन ने कह रखा है ना कि कार्बन और किसी अदर परमाणु के बीच में तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं ना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल नहीं होने चाहिए संतृप्त में। इसका मतलब ये भी संतृप्त, ये भी क्या है आपका संतृप्त। और यहाँ देखो कार्बन कार्बन इसके बीच में कैसा है, सिंगल, और यहाँ भी कैसा सिंगल। और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच तो ट्रिपल हो सकता है ना।
लेकिन कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। इसका मतलब ये भी संतरप, ये भी संतरप, ये भी संतरप, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑल। तो इसको आपको ना, ये एक्स्ट्रा चीज है आपको ना, ये एक्स्ट्रा है ना, ये छोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है ना, ठीक है ना। ऐसे अपन लिखते चलेंगे ना, तो साइड में आप कहीं उसको लिख के और बॉक्स में बंद कर दिया करो ना, साइड में लिख के उसको और बॉक्स में बंद कर दिया करो ना। किसको? ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, ठीक है ना, ये समझने के लिए। ये लो मैं लिख दूं यहां एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। अब किसी को ऐसा थोड़ा ना, कई बार है ना, किसी को कम केमिस्ट्री आती है ना, उसको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो कह रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, अरे ये तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच दिख रहा है। अरे ऐसा नहीं है, अभी मैंने खोल के लिखा था ना, ऐसा है याद आपको? अभी तो लिखा था मैंने ऐसा, देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 ऐसे जुड़े हुए हैं ये, अरे ये 3 ऐसे जुड़े हुए हैं, अगले 2 ऐसे जुड़े हुए हैं ना। देखो बॉन्ड तो किसके बीच है? कार्बन और कार्बन के बीच ही है ना। हाँ, उसको एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया अपन ने, अरे एक साथ तीनों हाइड्रोजन को कंबाइन कर लिया ना, ऐसे अलग अलग नहीं लिखा, अलग अलग लिखोगे ना ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कौन सा है आपका? संतृप्त। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट आज का ना, फिर कल बात करेंगे ना। एक क्वेश्चन और लास्ट का, लास्ट देखिए आप, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है सुनिए। जैसे मैं यूं लिख दूं ना, निम्न में से किसमें एसिटिलिक हाइड्रोजन उपस्थित है ना, या ओलिफेनिक हाइड्रोजन उपस्थित है, कोई सब ले लो आप, एसिटिलिक ले लो या फिर ओलिफेनिक ले लो। ये लो एसिटिलिक ले लेते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कि निम्न में से किसमें एसिटिलिक, कौन सा एसिटिलिक हाइड्रोजन उपस्थित है ना, एसिटिलिक हाइड्रोजन उपस्थित है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना। देखिए 4 ऑप्शन बनाता हूं मैं ना, 4 ऑप्शन में मान लीजिए एक तो आपने यही ले लिया ना, CH3 CH2 और ये आपका CH। देखो थोड़ा मुझे मिला के लिखने की आदत है ना, चलो मैं इसको दूर दूर लिखता हूं ना, हाँ थोड़ा क्या मिला के लिखने की आदत है ना। इसको बार बार थोड़ा सा ज्यादा पीछे कर दिया ना अपन। चलो CH3 और मैंने ये लिख दिया CH2 और ये आपका CH3। दूसरा देखिए आप, मैंने लिख दिया आपको ऐसा ना, अरे ये बेंजीन रिंग है भैया ना, कौन सी रिंग है बच्चों? बेंजीन रिंग है ना। और एक थर्ड ऑप्शन देखिए आप, अपन ने ऐसा लिख दिया मान लो ना, ये लिखिए, ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, या इसके बजाय ना थोड़ा देखो इसको लिखता हूं ना, एक सेकंड, ये ज्यादा बढ़िया ना, इसकी बजाय देखो ये वाला ज्यादा बढ़िया ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कौन सा? देखिए ये वाला लिख देता हूं मैं ना, थोड़ा सा इसमें ना, हाँ अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको ना, उसमें सोचने की जरूरत नहीं थी ज्यादा ना। देखिए और एक ऑप्शन में लिख देता हूं ये, हाँ जी देखिए सुनिए आप, हाँ जी सुनिए, किसमें एसिटिलिक हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? एसिटिलिक। और अभी अपन ने नोट लिखा था ना पीछे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफेनिक बंध, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलिक बंध कहते हैं। कौन सा बंध? एसिटिलिक बंध। इसका मतलब जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा वहीं क्या मिलेगी आपको? एसिटिलिक हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ तो, अरे यहाँ तो सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई एसिटिलिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के बीच डबल दिख रहे हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो ओलिफेनिक बंध बोलते हैं भाई, एसिटिलिक नहीं। इसका मतलब इसमें भी नहीं होगी ना। अब देखो दो में कंफ्यूजन हो जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहां भी है और ट्रिपल बॉन्ड यहां भी है। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो है यहां, यानी एसिटिलिक बंध तो है, पर देखो कार्बन की बैलेंसी तो पूरी होगी। क्यों? इधर 3 है, इधर 1 4, इधर देखो 3 और इधर 1 4, तो एसिटिलिक बंध तो है, पर उसके पास, अरे कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो एसिटिलिक बंध पूछता तब तो इसमें भी है और उसमें भी है, लेकिन यहाँ एसिटिलिक हाइड्रोजन अरे नहीं है इसमें। तो फिर देखिए यहां, अरे कार्बन कार्बन के बीच यहां देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इधर वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर वाले पे तो है ना, तो एक तरफ तो है। इसका मतलब एसिटिलिक हाइड्रोजन इसके पास है ना, इनके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। एसिटिलिक बंध तो है और इधर तो एसिटिलिक बंध ही नहीं है, तो एसिटिलिक हाइड्रोजन आएगा ही कहां से? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? फोर्थ। ये लीजिए, तो आपका सही ऑप्शन है फोर्थ, है ना।
सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? आपके फोर्थ है ना। तो मैं सही पर आपके है ना निशान लगा देता हूं। ये लीजिए, ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? राइट। इस तरीके के सवाल है ना, और भी सवाल अपन कल लिखेंगे ना, ठीक है ना। ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे ना, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो आज की क्लास बच्चों ना अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। रोज आपके रेगुलर क्लास आएगी केमिस्ट्री की, है ना, बिल्कुल। अभी शुरुआत में केमिस्ट्री चला रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके ना, अभी तो काफी समय अपने पास है ना, अदर सब्जेक्ट भी लाएंगे ना, ठीक है ना। तो आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से करनी है इसमें ना। हाँ, फिजिक्स अच्छी हो जाए तो अच्छी बात है ना, सोने पे सुहागा है ना। और एक टीचिंग मेथड, अगर आपने इतना कर लिया ना तो 120 नंबर के आसपास 115 से 120 क्वेश्चन हो गए आपके ना। अब फिजिक्स करोगे वो बोनस में जाएगा आपके ना, ठीक है ना। तो इतने आपको करने हैं ना, ठीक है। तो एक बार फिर से है ना, आपको पीपीटी वगैरह ना जो भी चाहिए ना, पीडीएफ वगैरह ना सारे है ना, मतलब पीपीटी क्या पीडीएफ है ना, आप पीपीटी तो इस पर लिखते हैं वो पीपीटी है ना, वो पीडीएफ फॉर्म में है ना सेव हो जाएगी। तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे है ना, सूर्या कंपटीशन क्लासेज पे, ठीक है ना। तो सूर्या कंपटीशन क्लासेज पे आपको टेलीग्राम है ना, मतलब टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्या मिल जाएगी आपको? पीडीएफ। उसको ज्वाइन करें आप है ना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना, जल्दी है ना। हाँ, अपना परिवार बड़ा होगा ना, सूर्या कंपटीशन क्लासेज परिवार है ना, जल्दी क्या हो अपना बड़ा, ठीक है बच्चों। सभी को जय हिंद, कल मिलते हैं ना।